नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आपने अभी जो वीडियोस देखना शुरू किया है, ये दोस्त वीडियो साइंस का है। यदि आप 2024 या 25 में स्टेट देकर टीचर बनना चाहते हैं दोस्त, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। 9th और 10th के लिए यदि साइंस का आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी ऐसा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्व है। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा, साइंस का भौतिक भी है, रसायन भी और जीव विज्ञान भी है। ध्यान रखिएगा। मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स जो डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे चल रहा है, उसी के तहत आप देख रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्त, तो ऑलरेडी स्टेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीजॉल चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का जो जान है, जो धरोहर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोर कराता है, वो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं। इसमें भी बहुत सारे सेट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, 9 10th हो या 11 12th हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप हो, आपको ये 50 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। और ये 50 मार्क्स यदि आप ले आते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा बात हो जाएगा। ये भी 2024 या 25 के लिए अगर आप देना चाहते हैं, तो इस किताब का हम सारा सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। 7वां सेट अब हो चुका है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं आज के वीडियो से शुरू करने से पहले मैं थोड़ी-सी अपने बारे में बता दूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा काफ़ी है बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है, नाम तो रोहित कुमार मैंने बताया। उसके बाद मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्त, मेरा एक्सपीरियंस आज होने जा रहा है 15 सालों का। 2009 से मैं टीचिंग करा रहा हूँ। तो पहला ये पॉइंट है कि आप हमसे आराम से पढ़ें विश्वास के साथ। दूसरा ये विश्वास कर सकते हैं कि आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आपके लिए बहुत ही रामबान चीज़ लेकर आऊँगा। वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपके लिए ऑथेंटिक होगा। इसके अलावा अभी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना ही शुरू किया हूँ। मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, सिलेक्टेड है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आपको वही चीज़ ला के दूँगा जो आपको नौकरी तक पहुँचाएगी। तो चलिए इन्हीं विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपकी आँखों के सामने मैं लेकर आऊँगा। आप जवाब जानते हैं तो कमेंट्स में जवाब लिखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। जवाब देंगे आप, तो आंसर कहेंगे बॉयलर भट्टियों में। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। चालन भट्टियों में होता है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो आप आंसर देंगे संवहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन है। नेक्स्ट आ रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। सोचिए जरा और जवाब दीजिए आप। आप कहेंगे यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है क्योंकि यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। आपके सामने एक फोटो दिया गया, 4 फोटो दिया गया पिक्चर। बताइए, कह रहा है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। तो 4 का आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इसका होगा ये कर्व। इस तरीका के जो कर्व होगा वही आंसर होगा। 12th का क्वेश्चन सब है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षण कला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब पहली बार, एक बार, 2 बार पढ़ने से जल्दी याद नहीं होंगे, ये बात सही है, आपको अच्छा मेहनत लगेगा। लेकिन शिक्षण कला क्या है, सीटेट आप कर रखे हैं या ऑलरेडी आप बीएड और डीएलएड वगैरह किए होंगे, तो वहाँ से जो आप पढ़े हुए उसी से रिलेटेड शिक्षण कला है। तो वहाँ से 50 मार्क्स ज़रूर आप उठाइए और यहाँ से पढ़िए, यहाँ से जो आसान है क्लास 10th लेवल तक का है, उसको रगड़ दीजिए, 11th-12th का आसान है, उसको रगड़ दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? अब ये सब नंबर तो नहीं छूटना चाहिए ना, ये सब नंबर तो हर हाल में आपको आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पेप्टिक अल्सर। देखिए ये सब क्वेश्चन 10th वाला आ गया है। इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर जो हमारे शरीर में हो जाता है, बताइए जरा। तो कहिएगा जीवाणु के द्वारा ये होता है सर। पेप्टिक अल्सर जो है बैक्टर पाइलोरी करके एक जीवाणु है, उसके वजह से होता है, ठीक है? सीना में जलन वगैरह देने लगता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेट में दर्द वगैरह होता है। ये 2 नंबर तो आराम से उठ सकता था। निम्न में से कौन-सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग कारण का, बताइए काला जार रोग के कारण पूछ रहा है, कितना आसान है, 1 नंबर तो यहाँ से भी उठ जाएगा। लेशमैनिया, लेशमैनिया नाम का जो जीव है, इसके द्वारा काला जार होता है। इनमें से कौन-सा
सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रैट, फ्ली से संक्रमित होता है? बताइए। ये सब नंबर तो उठाने वाला है, तो आप कहिएगा प्लेग। सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रेट, फिलिया से संक्रमित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेग। ये सब नंबर हर हाल में उठना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? मतलब खाना से होने वाला रोग नहीं है, बताइए जरा। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इन्फ्लुएंजा खाना से होने वाला रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक संक्रमण रोग है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है, ठीक है। इसको फ्लू भी कहा जाता है। पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, ज्वार, ये सब चीज हो जाता है, समझ गए। हेपेटाइटिस ए, अमीबिया, हैजा, ये सब मतलब खाद्य से होने वाला रोग है। जैसे अमीबिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, हैजा, हेपेटाइटिस ए, ये सभी खाद्य जनित रोग है, लेकिन इन्फ्लुएंजा नहीं है खाद्य से होने वाला रोग। अगला जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपको दिख ही रहा है, न्यूमेरिकल जैसा है। एक पोर्टन जमीन से एक पोर्टन जमीन से 12 केजी सामान्य उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कहिएगा बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना है। 12 का 1.5 गुने 10, तीनों का गुना कर देना, आंसर आ जाएगा 180 जूल। जब आप तीनों का गुना mgh होता है, ये फॉर्मूला आपको जानना है, W बराबर mgh होता है। ये हाइट हो गया, ये जी का मान हो गया और ये मास हो गया। निकाल सकते हैं, तीनों गुना करके 180 आएगा। आंसर क्या था इसका? सी। शक्ति का सूत्र क्या बताइए। जितना भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन आ गए, सभी नंबर उठाने वाला है, तो ये सब नंबर नहीं गड़बड़ाना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। तो आंसर क्या कहिएगा? देखिए P बराबर P, शक्ति को P कहते हैं ना, तो P बराबर क्या होता है? W/T होता है, मतलब कितना काम किया आपने कितना समय में। तो इससे आप निकाल सकते हैं, तो वर्क बाई कार्य बटा समय, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। सब क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये सब गड़बड़ नहीं करना है। अगर संवेग को, ध्यान रखिएगा, संवेग को आप जैसे ही करेंगे 3 गुना, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा हमेशा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। आप 3 गुना करेगा तो 9 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, गड़बड़ाना नहीं है। 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्थिर रहेगा। एक सेकेंड दे दीजिए, अलग क्लिक हो जाता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लास 10th में पढ़े होंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा था कि एक बायोनांसी फोर्स लगता है जिसके द्वारा उत्पलित हो जाता है, घनत्व पर आधारित होता है। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो 15 का कहिएगा, बहुत आसान है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सारा नंबर उठाने वाला है। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? दाब का बीमा सूत्र क्या है? एम एल एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल निकालते समय हम क्या कह देंगे? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, मतलब बल का द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो इसको डालकर आप निकाल सकते हैं, आप चाहेंगे तो। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होगा? ये क्वेश्चन मत गड़बड़ाइएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी से घनत्व से कम होगा, क्योंकि जब नमक मिल जाएगा तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज उसमें मिलाइएगा तो उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा ना। ये सब बच्चा वाला दिमाग लगा के बना लेना है। न्यूलेट्स की आवर्त सारणी में तत्वों को डैश को हैलोजनों के साथ रखा गया था, ये सब याद रहना चाहिए। तो कहिएगा कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था, क्योंकि कोबाल्ट का 27 था और 28 था उसका, इसी वजह से इन दोनों को रख दिया गया था हैलोजन के साथ, जबकि इसका गुण साफ उससे अलग था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डोबेरियन त्रियक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रियक का दूसरा सदस्य क्या होगा? मतलब शुरू वाला लास्ट वाला आपको दे दिया है, दोनों जोड़ के 3 से भाग देना रहता है।
मतलब सॉरी, दोनों जोड़ के 2 से भाग देना रहता है तो बीच वाला निकलता है। तो वही अप्रोक्सीमेटली 76 के करीब आएगा, क्योंकि 30-31 के करीब में हो जाता है आपका किसका? फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान, और 121 के करीब होता है आपका एंटीमनी का। तो बीच वाला हो जाएगा दोनों जोड़ के, तो 52 का आधा, 152 का आधा हो जाएगा 76 के करीब में। तो ये किसके करीब हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्सेनिक के जैसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हुआ, बट क्या करें, दिया हुआ है तो इसको भी पढ़ना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज स्तंभों को डैश कहा जाता है। बताइए, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है। लंब खारा है उसको क्या कहिएगा? समूह कहिएगा। और जो आवर्त कहते हैं जो गिरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे समूह हुआ, ऐसे ऐसे आवर्त हुआ। देखिए, याद रखिए, मेंडलीव साहब ने 1869 में 1869 में क्या हुआ था, अपना मेंडलीव का आवर्त सारणी दिया था, मतलब आवर्त सारणी उन्होंने दिया था। उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, बताइए, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तब क्या जवाब देंगे? वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान न्यूमेरिकल आ गया। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के लिए एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर परे रखी हुई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो आवर्धन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई बटा के नीचे वस्तु की लंबाई कहेंगे। या एक और होता है प्रतिबिंब की दूरी, भी बटा यू होता है, यानी वस्तु की दूरी। तब भी का मान आपको -60 हो गया, माइनस लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण इसलिए माइनस लेंगे, -60 हो जाएगा। और यू का मान -30 हो जाएगा, क्योंकि यू हमेशा माइनस में ही रहता है, वस्तु की दूरी जिसको बोलते हैं। और वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 1.2, ये तो पॉजिटिव ऊपर में होता है, इसीलिए 1.2 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस वैल्यू को जब आप डालिएगा तो यहाँ पे माइनस में खाली छोड़ दीजिए, बटा के नीचे क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। और बराबर में अगर आप डालते हैं तो -60 बटा -30 आएगा। माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा, -2.4, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, वस्तु का पहले किया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के नीचे वस्तु की ऊंचाई, अब बराबर में लिख दिया प्रतिबिंब की दूरी बटा के नीचे वस्तु की दूरी, और सॉल्व कर दिया। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के, ध्यान रखिए लेंस की बात कर रहा है, जब कोई वस्तु उत्तल, देखिए एक चीज आप माइंड में रखिए, जो अवतल दर्पण का गुण है ना, वो उत्तल लेंस का हो जाता है, और जो उत्तल दर्पण का गुण है अवतल लेंस का हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि दर्पण में याद रहता है, लेंस में गड़बड़ाने लगता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा हो जाएगा। अब जगह बताना है आपको, तो ये हो जाएगा फोकस और जो उसका क्या बोलता है, सेंटर जो है, प्रकाश केंद्र जो बोलते हैं जिसको, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में। और फोकस भी कौन सा? पहला F1 वाला, F2 उधर वाला नहीं, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे तो दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा। तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो पहले तो ये जानी कि उसे दूर का नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, तो ये दोनों ऑप्शन गया, या तो बी होगा। तो उसे अवतल लगेगा, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लगता है, अवतल लेंस। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण है, उसके प्रतिबिंब के सतह के केंद्र को क्या कहता है? बक्षता केंद्र कहा जाता है कि नहीं है? एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या करा? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को, अच्छा, पता है किसकी बात कर रहा है? यहाँ देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो केंद्र बना ना, इसका बात कर रहा है। तो इसका नाम क्या था? पोल ध्रुव कहा जाता है, पोल या ध्रुव कहेंगे उसको। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। बताइए, गति का तीसरा नियम 9th क्लास का क्वेश्चन है, स्थिति। स्थिति और वेग के बीच का संबंध बताता है गति का तीसरा नियम। अच्छा, गति का तीसरा नियम याद है आपको?
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as। ये था आपका गति का थर्ड नियम। क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अच्छा सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया, माफी चाहूंगा। वी स्क्वायर होता है पहले, वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन करा 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। मतलब ऐसे एकदम सीधा, इस ऐसे सीधा चलाया जाता है। पिस्तौल का प्रतिघात वेग कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा, प्रतिघात वेग बता दीजिए जरा। कैसे करिएगा? देखिए, एक फार्मूला होता है एम भी बराबर एम भी, बट इसमें माइनस लग जाता है। अब इसका वैल्यू डालना है, तो 3 kg को 3000 लिख देंगे, इसको ग्राम में बदल दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये निकालना है, इसका तो निकालना ही है। उसके पहला -40 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपका आएगा, मैं बता देता हूँ, 2.4 मीटर पर सेकेंड माइनस में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब उसको सॉल्व करिएगा तो यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होगा। ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होगा? वस्तु के वजन के बराबर बल लगाना पड़ेगा। वस्तु में जितना वजन है उसके हिसाब से बल लगेगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। अब संवेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग पी पी देखिए, संवेग को बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, संवेग को बोलते हैं पी बराबर एम भी। तो 85 गुने 60 कर देंगे, 85 गुने 60 तो कितना निकल कर आएगा? 51, 5100 हो जाएगा। ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये टेक्निकली आप देखेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। केजी देखिए, यहाँ केजी है और मीटर पर सेकंड सब में यही लगा है ना, मतलब इन दोनों का गुना करना है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें केजी, इसमें मीटर पर सेकंड है। आई मैच कर गया ना सिंबल, इसका मतलब गुना कर दीजिए, सिंपल। जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। एक क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा लंबा चौड़ा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक सही है? केपलर का नियम यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो आप कहिएगा कक्षीय यानी ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये सही बात है। उसका जैसा द्रव्यमान होगा ना, उसी हिसाब से वो मूव करेगा। हल्का तेजी से मूव करता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बताइए कितना है? इसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जब इसको मैं ऊपर करता हूँ, एक और न्यूमेरिकल है, बताइए। जब 21 न्यूटन के एक बॉल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? बताइए, 32 का जवाब दीजिए। उत्पन्न त्वरण कितना होगा? एफ बराबर एम में होता है, इतना तो आप जानते होंगे। एफ बराबर एम में, ठीक है। आपको दिया हुआ 21 बराबर 3 गुने ए, 3 सते 7 बार में 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 32 का समझ गया, सी होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अब दूरी गया ही नहीं, विस्थापन 0 होगा। जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक उसमें कहाँ से आएगा विस्थापन? गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एकदम सीधा गया है तो कहेंगे, सोच के देखिए ना, एकदम आसान है। ये हो जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ इस तरीका के लिख दिया है, बट यही होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर एस से ही ना, एस यहाँ क्या है पता है? विस्थापन है, इसीलिए वो फार्मूला हो गया।
35 का कह रहा है इकोकार्डियोग्राम, मतलब इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है, मतलब इन सभी में से, तो आप कहेंगे डॉपलर इफेक्ट से है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पराध्वनिक। ठीक है, दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है, विद्युत चुंबकीय है या अनुधारी, ये दोनों तो है नहीं। बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, यह विद्युत चुंबकीय, ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय होती है। 100 क्वेश्चन का सेट है, टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको बने रहना है, जॉब लेना है ना, इसीलिए। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, सी होगा आंसर 38 का, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं, इसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कैसे चेंज करेगा कलर, तो नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से गलत को पहचानिए। तो हम गलत वाला को काट दे रहे हैं, ये गलत है, इसको हम काट दिया, डी नंबर। अब सही सही पढ़िए। फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ठीक जी, सही बात है, फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है, जो मेटालिक, देखिए मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना, वो बेसिक होता है, गैर मेटालिक है तो वो अम्लीय होगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सही बात है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न क्या करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, 41 का आप आंसर क्या दीजिएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे, देखिए, एक होता है ऊष्मा शोषी, जिसमें अभी ये इसमें गर्मी कम हो जाता है, और जिसमें निकलता है उसमें छेपी बोलते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। ये दोनों तक कुछ होगा ही नहीं होगा, ऊष्मा छेपी, जब गर्मी निकले। आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 8 के साथ लिखने वाले को क्या कहा जाता है, उसको अष्टक संख्या बोलते हैं, या इंग्लिश में ऑक्टेनल नंबर बोलते हैं, ऑक्टेनल नंबर। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। अच्छा, मेथेन के बाद इथेन होता है, इथेन एथेन उसी को बोलते हैं। तो देखिए, फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसमें डालिए, 2 डालिए, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। सोच के देखिए, अब आप बता सकते हैं, इसका मैं अब विस्तारित रूप भी बता देता हूँ। C चारों तरफ हाइड्रोजन लगाना, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता हूँ, तो 4 परमाणु से बंधा रहता है। ये नंबर हो जाएगा ना 44 का, ये बेसिक सा चीज़ है। वैसे मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी पूछे ना एन वाला, ठीक है, तो मैं सब में 4 से बंधा रहता है, एक कार्बन। एथेनॉल का सूत्र क्या है, तो एथेन में OH लगाना है, तो देखिए अभी क्या सूत्र था, C2H6 था ना, तो बस कुछ नहीं करना, इसमें से एक कम कर देना है H में से, और OH जोड़ देना है, यानी 5 कर देना है, OH लगा देना है। कहाँ है ये देख लीजिए, ये हो जाएगा D नंबर। बात समझ में आया, ऐसे करके पकड़ते रहिएगा। आएगा था, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासित होता है। 46 का जवाब देंगे आप कि सर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाता है, एनोड और कैथोड लगा के। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, क्या योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा देता है, आधा हिस्सा देता है, आधा माता आधा पिता। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितनी होती है, 46 जोड़ा होता है, सॉरी 23 जोड़ा होता है, पीस में 46 पीस होता है। ये सब पता रहना चाहिए, अगर बढ़ या घट हुआ तो बीमारी होता है वो।
मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो डैश में विकसित हुई है। अफ्रीका महादेश में, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में विकास हुआ है मानव का। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? क्या योगदान नहीं करता है? तो आप कहिएगा सर बहुत अच्छा आसान है, इसको बोलते हैं अपसारी विकास। न्यूमेरिकल आ गया। 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। अच्छी बात है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितना होगा? एक दिन का पूछ रहा है। 100 वाट का बल्ब है, एक दिन में 8 घंटा चल रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, व्यय ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? नीचे आपको 1000 लिखना है, ठीक है। इधर लिखना है वाट, फिर लिखना है आवर और डे। एक दिन का पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 वाट, 8 घंटा, एक दिन, बटा के नीचे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8/10 यानी 0.8 है क्या ऑप्शन में? डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 0.8 यूनिट। आसान लगा क्या? याद रहेगा, वाट घंटा डे बटा के नीचे 1000। कह रहा है 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। पावर निकालना है, तब पावर बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P बराबर होता है V इंटू आई। V है 240, I कितना है? 0.6 है। 0 से 0 हटेगा, पॉइंट को हटा देगा। 6 से 24 में गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 24 छक्का 144, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर 144 वाट। माफी चाहते हैं, सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा खांसी वगैरह आ गया है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल ही है। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो अब आपको विभवांतर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, विभवांतर को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, भी ही सूचित मतलब करते हैं। ऊपर में लिखते हैं हम वर्क और नीचे लिखते हैं आवेश। अब कितना काम हुआ है? तो आप कहेंगे सर 72 जूल हुआ है। और कितना कूलम है? 3 कूलम है, काट दीजिए। 24 तिया 72, 24 छक्का 144 और 24 तिया 72, तो 24 तिया 72, तो 24 वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है? विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे टिक कर दिए हम गलती से, इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसके गति के अपोजिट विद्युत धारा चलता है, ध्यान रखिएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगा? 55 का आप कहेंगे, ये सारा बात होगा, ये सभी चीज होगा। कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होगा, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्रोड में अनंत पारगम्य चुंबकशीलता होती है। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? बताइए जरा। ये चलता है फैराडे के नियम के हिसाब से, ठीक है। अब आपके मन में आएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके आधार पर ये पकड़ लेता है मेटल डिटेक्टर जो होता है। चलिए 57 का जवाब दीजिए। कह रहा है किसी एलसी परिपथ, एल प्रेरक तथा सी
कैपेसिटर में दोलन की प्रवृत्ति, मतलब समझ रहे हैं एलसी का मतलब क्या है, प्रेरक तथा कैपेसिटर में दोलन की प्रवृत्ति डैश है। फार्मूला आपसे पूछ रहा है, आसान है, 12th जो पढ़ा है उसके लिए, 1/2π√LC। ये सब चाहेंगे तो आप याद भी रख सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। और भारत में बिजली की प्रचालन प्रवृत्ति है 50 हर्ट्ज पे चलता है हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज जी। और प्लस माइनस 3% होता है, 3% का ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं 50 एकदम गारंटी है। तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? आधा घूर्णन पर ही चेंज हो जाता है। 59 का आप सी कहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? 60 का क्या जवाब देंगे आप? आइए ऑप्शन दिखाते हैं। एक ही ऐसा चीज है जो कर सकता है, आइए उसका नाम लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? जीवाणु। 60 का आंसर क्या दीजिएगा? जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हर जगह रह सकता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा नहीं आपसे पूछ रहा है, यानी हम गलत वाला काट दे रहे हैं। जो थैलोफाइटा है वो आप पढ़ लीजिए। हमने काट दिया। अब देखिए, याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स, कारा, उल्वा, ये तीनों क्या है? थैलोफाइटा पौधा है। अब बताइए टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता है टेरिडोफाइटा में? पुष्प नहीं, फूल नहीं होता टेरिडोफाइटा में। देखिए, ऐसा ट्रिक है इसका याद रखने का। टेरिडोफाइटा में टेर है मतलब फूल उसमें निकलवे नहीं करेगा, फूल नहीं हुआ था बच्चा नहीं होगा, यानी फूल नहीं निकलता टेर को। टेर जो लेडीज होती है उसको बच्चा नहीं होता, ऐसे याद रखिए। फूल नहीं होता है तो बच्चा कैसे होगा? टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होता। ऐसा ट्रिक याद रखना है भाई, तो अभी तो मजा आएगा ना एग्जाम में। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? बोटनिकल नेम आपसे पूछ दिया गेहूं का, बताइए। ये सब चीज नॉर्मल यूज होने वाला है। तो टिट्रिकम एस्टिबम क्या हो जाएगा? टिट्रिकम एस्टिबम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो दिया हुआ है, जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये सब चीज का तरीका पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा जनन करने वाला कौन है? ईस्ट। 64 का क्या जवाब दीजिएगा? ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? बिस्मांगी, देखिए समांगी मिश्रण में कुछ नहीं दिखता। दूध समांगी हो जाता है, वायु समांगी है, पानी में चीनी का घोल समांगी है, पित्तल आंसर हो जाएगा। पित्तल भी समांगी है। एक सेकंड रुक जाइएगा, माफी चाहते हैं, जरा एक सेकंड दीजिए तो मुझे। 65 का इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे मिल रहा है। जैसे देखिए, को इसका बिस्मांगी का पहले हम डिफिनीशन बोलते हैं। बिस्मांगी का डिफिनीशन होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोहा और चीनी का मिश्रण। लोहा के बाद बुराद चीनी का मिश्रण कर दीजिए, दोनों अलग अलग रहेगा तो इसको बोलते हैं बिस्मांगी। मतलब दोनों आपको अलग अलग दिखना चाहिए नग्न आँखों से। अब बिस्मांगी मिश्रण अगर पानी में चीनी, ये तो नहीं हो सकता, वायु भी नहीं हो सकता। दूध और पित्तल में कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का मैं, दूध मुझे लग नहीं रहा है, पित्तल भी लग नहीं रहा है। कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को स्किप करिए, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको पता चलता है तो कमेंट्स में मुझे आंसर बताइएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कंप्यूटर की हर चीज़ जानूंगा, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, माइंड से स्किप किया हुआ उतना ध्यान आ नहीं रहा है कि इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो जरा आप बता दीजिए मुझे सर्च करके, मुझे बड़ी खुशी होगी कमेंट्स में कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक सर्च कीजिए तो आप लोग जरा, मैं भी करूँगा। नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? वजन से निश्चित अनुपात,
बताइए। तो क्या कहिएगा? निश्चित अनुपात। तो स्थिर अनुपात का नियम इसको बोला जाता है, क्योंकि वजन का आ गया ना बात, तो स्थिर अनुपात का नियम। करा उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1818 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ था। बहुत आसान है, बता सकते हैं, जॉन डाल्टन साहब किए थे ऐसा। 1808 आया ना, तुरंत पकड़ लिए, जॉन डाल्टन साहब ने किया था। न्यूमेरिकल है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की क्या संख्या होगी? तो देखिए इसका तरीका क्या है, जितना ग्राम होगा उसमें आपको भाग देना होगा परमाणु द्रव्यमान से, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 27 से काटिए 54 को, 2 बार में कटेगा, तो यानी 2 अणु होगा। कहेगा सर बढ़िया बता दिए, पदार्थ का द्रव्यमान बटा के नीचे पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। ठीक है, बात खत्म। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों में के प्रत्येक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर बने होते हैं? कौन बताया था भाई? बर्जीलियस ने ऐसा कहा था। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? जैसे तांबा का Cu कॉपर होता है, मैं लिख के बताता हूँ। तांबा का Cu 2 अक्षर हो गया, कार्बन का C होता है, यही आंसर हो जाएगा। 1 अक्षर किसमें? कैल्शियम का Ca होता है और क्लोरीन का Cl होता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो द्रव्य है उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहिएगा इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो देखिए जरा, KLMN। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर है। फार्मूला होता है 2n²। तो 2 गुना 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 नंबर पर आया था ना KLMN, हाँ 4 नंबर, 4 चौक 16 दूनी 32। आंसर क्या हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फार्मूला याद रखिएगा। जब आप एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। अब सुनिए, किसी परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, न्यूट्रॉन का संख्या बदलने से क्या हो जाता है? तो आप कहिएगा उसका समस्थानिक हो जाता है। क्या हो जाता है? समस्थानिक हो जाता है, क्योंकि उसका परमाणु संख्या समान रहता है। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक आपसे पूछ रहा है, तो आप कहिएगा इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाता है। आयनिक यौगिक का हमेशा गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक हमेशा मेटल वगैरह चीज़ से बनता है ना, इसीलिए। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा। गैस सबसे तेजी से आपस में मिलता है। 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, गैस सबसे तेजी से मिलेगा। डरा रहा था प्लाज्मा ऑप्शन देके। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कॉर्डेटा डैश है। कॉर्डेटा के बारे में पूछ रहा है। 76 का जवाब देंगे हम लोग। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारी की बात कर रहा है, गलत बताना है इसमें। स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, ये गलत है। ठीक है, अब आइए, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, सही बात है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती है, सही बात है। तभी तो स्तनधारी, स्तनधर जिसके पास स्तन हो, दूध ग्रंथि हो। सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं पूरे शरीर पर, सही बात है। आगे आइए, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्ष में जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 78 का आप जवाब दीजिए, कोशिका। अगला भी क्वेश्चन दिख ही रहा है, इसका भी बता दीजिए। पुट्टिकाओं वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उत्तरदायी है? देखिए, प्रोटीन और लिपिड के पैकेजिंग की बात कर रहा है, संशोधन, परिवहन, ये सब चीज़ के लिए। तो इसका हमेशा जवाब दीजिएगा आपको गोल्जी का है। गोल्जी का हमेशा क्या करता है? ये पैकेजिंग वगैरह का काम करता है। इसका ट्रिक है याद रखने का, पैकेज कर किया हुआ आता है। गंजी हमेशा पैकिंग करके आता है, गोल्जी का है, गोल्जी का है। ऐसे ट्रिक कुछ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है?
पाचक एंजाइम से भरा होता है, लाइसोसोम है, ये सब है, 4-5 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए तो। लाइसोसोम हमेशा यही फटता है और कोशिका को खत्म कर देता है। गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? गैर हरित, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं रहता इसीलिए वो क्या है, हरा नहीं हो पाता है। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है? कैरोटीन के वजह से होता है, कैरोटीन रहने की वजह से क्या होता है, नारंगी कलर वो पकड़ लेता है। अगला भी दिख रहा है, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होता है? मतलब वसा, फैट को जो संग्रहित करता है, तो 83 का आप कहिएगा वसा ऊतक। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप कहिएगा बेलनाकार छोड़ के सल्की और स्तंभी और घनाकार, ये तीनों हो सकता है, सल्की, स्तंभाकार और घनाकार। कौन सा? तो उपकला ऊतक। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। मृदुतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के प्रकार है? मृदुतक और स्थूल ऊतक दोनों पूछ दिया है, तो ये सरल अस्थायी ऊतक है, ठीक है, मृदुतक और स्थूल ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? अच्छा, तना का विकास कराना है, तना मतलब गोलाई में फैलाना है, ध्यान रखिएगा। तो गोलाई में फैलाना है तो आंसर क्या दीजिएगा, एफसीसी के एसिड हो जाएगा। नहीं नहीं, ये एफसीसी के नहीं, ये तो रोकता है, ये तो ऐसे ही नहीं आंसर होगा। 86 का जिब्रेलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन, ठीक है। 87 पर आ जाइए। पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कुछ विशिष्ट क्रिया के द्वारा होता है, इसको बोलते हैं धनात्मक अनुवर्तन। ध्यान रखिएगा इस बात को, धनात्मक अनुवर्तन बोला जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जा स्रोत है? तो एटीपी। एटीपी पर क्या है, ऊर्जा का संग्रहण होता है। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, रंध्र से हमेशा निकलते रहता है पानी। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारी का वर्गीकरण का सबसे मेन मूल जो है जड़ क्या है, जाति है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। बात समझ में आया? डायलिसिस मशीन के द्वारा किडनी फेल है तो खून को साफ किया जाता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन 8 बच गया। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब डेंड्राइट्स, ध्यान रखना है, डेंड्राइट्स नामे सुन के लगेगा डेंड्रफ की तरह, उसी से इंफॉर्मेशन मिलता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के लिए कौन सा है? तो 93 का आप कहेंगे सर आयोडीन, और यही कमी से घेघा रोग हो जाता है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहा जाता है, मतलब पेशाब और वीर्य एक ही रास्ता से आता है। तो 94 का आप कहिएगा मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग जो है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, इसी से दोनों चीज आता है, 20 सेंटीमीटर तकरीबन लंबा होता है। अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान में का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सोच के बताइए हमें। भस्मीकरण, बात समझ गया? कहता है भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है, यानी जला दिया जाता है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 96 का कहिएगा सुपोषण। बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या? O3, ठीक है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जरा। ये सब क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, मतलब ये सब कैसे फंसेंगे? 16 सितंबर होता है, सितंबर, जी हाँ, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है, बताइए इसका कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये छोटा बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, 50-50 कर देता हूँ। इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है, या तो पेट्रोलियम होगा या तो नाभिकीय विखंडन होगा। इन दोनों में से क्या आंसर है कमेंट्स में जरा मुझे बताइए। था क्वेश्चन तो ऐसे मैं जल्दी पूछता हूँ ना आपसे, एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कमेंट्स में। और दोस्त यदि सेशन पसंद आया तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होता आप तक पहुँच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक